Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial and I hope सब बहुत बढ़िया से होंगे। लेक्चर काफ़ी दिन के बाद आ रहा है। इस हफ्ते आपको मेरी तरफ से कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश करूँगा मैं आपका फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ एमसीक्यू और पहले वाला चैप्टर के एमसीक्यू आपको करवा दूँ मैं, ताकि आपको ये दो चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे थे फिजिकल पॉलिसी, जिसमें मैंने आपको बजट के बारे में समझाने की कोशिश की थी। लास्ट बेसिक इसके फैक्ट के ऊपर हमने बात की थी। आज हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फैक्ट मैंने बजट के रिलेटेड बता दिया था। बेसिकली जितनी भी आपकी बजटिंग पॉलिसी होती है, उसी को बोला जाता है फिजिकल पॉलिसी। आज आपको समझना है कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है और क्यों बनाई जाती है। ये देखो, आप कॉपी पे साथ साथ आपको नोट डाउन करना है। एक बार जो चैप्टर आप मेरे से पढ़ लोगे ना, वो आपको कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन तक मैं करवाऊंगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद आपको कभी भी इन चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक बार पढ़ने के बाद आप कोई भी यूट्यूब पे कोई भी चैनल देख लो, इससे बेस्ट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो, बजटिंग पॉलिसी क्या होता है। देखो, बजटिंग पॉलिसी वो पॉलिसी है जब भी आप कोई वजह से, अभी बजट अनाउंस हुआ कल ही, तो बजट अनाउंस होते ही उनको पहले ही पॉलिसी बना दी गई कि हमें कहाँ से कितना रेवेन्यू बनाना है, कितना हमें किस सेक्टर में खर्चा करना है। ऐसा थोड़ी कि सरकार के पास पहले ही ये सारा पैसा बता दीजिए हम इतना खर्च करेंगे। वो इस तरीके से पॉलिसी बनी है कि यहाँ से हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और इतना इस सेक्टर में खर्चा करेंगे। अगर आज हम सरकार को बोले कि जितना भी पैसा आपने बोला पहले ही आज ही दे दो, तो वो नहीं दे पाएंगे। वो पूरे साल का बजट है, वो जहाँ से जनरेट होगा वहीं से वो लगाएंगे। और हमेशा इंडिया में क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से, ठीक है। तो आज मैं आपको फिजिकल पॉलिसी पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली जितनी भी आपकी बजटिंग पॉलिसी होती है कि कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कहाँ से कितना रेवेन्यू बनाएंगे, कितना हम कहाँ खर्चा करेंगे, उन सब की पॉलिसी जो भी होगी मैनेज, उसी को क्या बोला जाता है, फिजिकल पॉलिसी। चलो, अब हम लोग मेन चीज़ जान लेते हैं कि हम लोगों को फिजिकल पॉलिसी क्यों पढ़नी है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, बजट पॉलिसी का मतलब क्या है, बजटिंग पॉलिसी का। तो बजट बनाने का और फिजिकल पॉलिसी बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए ये बनाई जाती है, सबसे पहले दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आज हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, इन पॉलिसी का मेन मोटिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है गाइस, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना, या आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स ग्रोथ लेके आना। तो बेसिकली आप क्यों बनाते हो फिजिकल पॉलिसी या बजटिंग पॉलिसी, वो इसलिए बनाते हो, आप लोग इकोनॉमिक्स में एक स्टेबिलिटी रखना चाहते हो। मतलब ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़े, महंगाई, और ना ही आपका ज़्यादा डिप्रेशन आए, ना ही ज़्यादा महंगाई की दर इतनी सस्ती हो जाए कि लोग, इतना पैसा हो जाए बाद में डिप्रेशन या रिसेशन में चली जाए कंट्री। तो इन चीज़ को स्टेबल रखना, इकोनॉमिक्स को, अपनी इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल रखना, या बोल सकते हो ग्रोथ करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, मेन वो फिजिकल पॉलिसी का काम होता है। कहाँ से कितना रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, वो सारी पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है या बजटिंग पॉलिसी कहा जाता है। ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा आपका पॉलिसी बनाने का, जैसे आप बोल सकते हो इफेक्टिव, ये खुद भी आप सोच सकते हो चीज़ें सारी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करवाना, किसका, ऑफ रिसोर्सेज का। तो आपको भी पता है रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, आपके डिज़ायर अनलिमिटेड है, उसी को तो मैनेज करने को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो आप चाहते हो इस पॉलिसी के थ्रू, फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है, उसका मेन टारगेट होता है कि आप में क्या करना, जो भी आपकी यूटिलाइजेशन है, अच्छी से अच्छी यूटिलाइजेशन की जाए, जो आपके सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जितने में है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जाए, सो एज आप लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। और क्या क्या हो सकता है, जैसे आप बोल सकते हो प्राइस स्टेबिलिटी, वो तो पहले भी आ गया था, इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस तो आ ही जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ का महंगाई ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो, उसको बिल्कुल बैलेंस रखा जाए। और इन्फ्लेशन कंट्रोल तो है ही है, क्योंकि ये मैंने इकोनॉमिक्स में बता दिया, ज़्यादा महंगाई ना हो, प्राइस पे कंट्रोल रहे। और इसमें मेन इशू क्या होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कौन से इशू को सॉल्व करना। जैसे आप बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बड़ा इशू है इंडिया के अंदर इस टाइम, जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना,
मतलब इस तरीके से पॉलिसी बनाई जाती है कि इस पूरे बजट में कि कहाँ से कितना रेवेन्यू हो और कितने लोगों को यहाँ से हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकें, जैसे लोगों के घर पे अच्छे से काम चल सके, उनकी पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए और पूरा स्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि सबको अंबानी बना देना, और ऐसा भी नहीं है कि सबको भीख मंगवा दो। तो मतलब एक बैलेंस रख के चलना होता है। और हमारा इंटेंशन क्या क्या होता है फिजिकल पॉलिसी में, अपनी जीडीपी को ग्रोथ करवाना। ये तो कॉमन सी बातें हैं, जीडीपी को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि बजटिंग का मतलब ही यही है कि जब आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे, जब आप रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, और इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो, यही तो सारा खेल है इकोनॉमिक्स का। अब पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, आप इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशन देख लो, पाकिस्तान कहाँ पे और इंडिया कहाँ पे है। तो वजह क्योंकि हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, लेकिन पाकिस्तान उसको नहीं कर पाया। अब चाइना ने तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी इकोनॉमिक्स को डेवलप करा है, क्योंकि उसने रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूटिलाइजेशन बहुत इफेक्टिव तरीके से किया। उससे ये सारे काम तो ऑटोमेटिक होंगे। अब मैं इससे क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या आता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, डेवलपमेंट करवाना, डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जैसे अच्छे अच्छे रोड बने, मेट्रो स्टेशन बने, तो इन सब में तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं। बेसिकली फिजिकल पॉलिसी का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना, या इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना, और इसी के अंदर छोटे छोटे काम आते हैं। मैं क्यों लिखवाए अभी आपको बता देता हूँ। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्स कैसे करना है, ये भी इसमें सब पॉलिसी में सब कुछ हम लोगों ने डिसाइड करते हैं, कहाँ से कैसे रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करके हम पैसा जनरेट करेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट, जैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होने से अगर अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, प्राइस भी स्टेबल रहेगा, डेवलपमेंट होगी। तो ये सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अब क्वेश्चन देखो कैसे आया था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया आईएएस के एग्जाम में, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन था, बोल रहा कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनकम स्टेबिलिटी, which tax system will be implemented। ऐसा कौन सा टैक्स सिस्टम लाया जाए कि जो इनकम का स्टेबिलिटी हो जाए। स्टेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं हो कि ऐसा ना हो कि एक की इनकम करोड़ों में और एक की इनकम 100 रुपीज़ खाली। तो इसको स्टेबल करना, इक्वल बनाने के लिए तो गवर्नमेंट एक टैक्स इम्पोज करती है। उस टैक्स का नाम क्या होता है? उस टैक्स का नाम होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये सारा टैक्स सिस्टम का पार्ट है। अब बहुत से यूट्यूबर फिजिकल पॉलिसी में आपको टैक्स सिस्टम पूरा पढ़ा रहे हैं, तो टैक्स सिस्टम एक अलग से पार्ट है कि इंडिया में टैक्स किस प्रकार लगता है, जिसमें जीएसटी सब कुछ आएगा, वो हम पढ़ेंगे, टैक्स सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन पहले फिजिकल पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है और इसको कैसे कैसे इसको किसके लिए बनाया गया, वो हम सब कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपका, आप इक्वलिटी लेके आ सकते हो। कैसे? अब कैसे लेके आ सकते हैं, ध्यान से देखना। इसमें होता है कि आप लोग, जैसे प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे एक रिच बंदा है और एक पुअर है, तो उसको टैक्स उसी के हिसाब से लगाना। अगर रिच है तो टैक्स ज़्यादा लगाओ, पुअर है तो कम लगाओ। फॉर एग्जांपल देख लो कि आपके टैक्स के भी अलग अलग रेट बनाए जाते हैं। इतने से इतने लाख तक की जिसकी इनकम है इतना % टैक्स देना पड़ेगा, इतने में इतना % देना पड़ेगा। तो वो टैक्स क्या है, पुअर के लिए अलग से बना दिया, अब रिच के लिए अलग से, ताकि अब रिच वाला टैक्स पुअर थोड़ी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर नहीं होगा। जैसे नई नई छोटी छोटी कंपनी होती है, सरकार ने क्या किया, उन पे टैक्स लगाना ही बंद कर दिया स्टार्टिंग में। कि भाई क्यों? कि ये छोटी छोटी कंपनियां अगर ये बड़ी कंपनी की तरह मुझे टैक्स देने लगी फिर तो ये डेवलप कर ही नहीं पाएंगी। तो छोटी छोटी कंट्री को क्या किया, बीच में प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जब पुअर पे अलग से और रिच पे अलग से टैक्स लगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जैसे नई नई कंपनियां स्टार्ट हुई, उसको सरकार तो क्या करती है, फ्री में देती है, लाइसेंस भी देती है, आप काम करो, ताकि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना आपको छूट मिलती चली जाएगी। इनका मेन इंटेंशन क्या है कि कंपनी ग्रोथ कर पाए और इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो पाए, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जब रिच और पुअर के लिए अलग अलग पॉलिसी बनती है दोनों के लिए, तो वो कौन सा टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आपको प्रोग्रेसिव टैक्स की समझ है तो आप इसको कर पाओगे। इसके बाद टैक्स सिस्टम कैसे कैसे होते हैं ये मैं आपको डेफिनेशन में डिफाइन करूंगा। अब हम वापिस चलते हैं
फिजिकल के ऊपर। तो फिजिकल पॉलिसी मैंने अभी तक आपको बेसिक बात बताई कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना, उसके अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, जीडीपी को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो ये सारी इसकी क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसको क्या क्या बोला जाता है, देखो फिजिकल पॉलिसी को बोला जाता है कि ये सिस्टर पॉलिसी है, किसकी, सिस्टर पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसकी सिस्टर पॉलिसी बोला जाता है, क्योंकि दोनों में फर्क कोई नहीं है, इंटेंशन दोनों का एक जैसा है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है गाइज, इसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। लेकिन जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे तब आप देखोगे इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, इसको आरबीआई कंट्रोल करती है। इंटेंशन दोनों का एक, इकोनॉमिक्स ग्रोथ को बनाना, ग्रोथ करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखना। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है तो कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है, तो इसको बेसिकली कंट्रोल करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बजटिंग पॉलिसी होती है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको ये भी बोला जाता है, इसके अंदर आपको सब कुछ हिसाब बताया जाएगा कि कितना पैसा आएगा एंड कितना एक्सपेंडिचर होगा। पैसा आना और खर्चे करने वाली पॉलिसी को भी यही बोला जाता है, इसको बोल सकते हो ऑल्सो कॉल्ड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसको एक और बोला जाता है, पैसा आने का मतलब क्या है, पैसा आने का मतलब टैक्स से है, क्या है मतलब टैक्स से, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोला जाता है। क्योंकि देखो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से रिसीव करोगे आप, तो पैसा आने का मेन रीज़न ही तो यही है कि आप टैक्स इम्पोज करोगे। अब गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है, तो इसमें मेन क्या होगा, पॉलिसी कैसी बनाई गई होगी कि सर कहाँ से पैसा आएगा, उसको हम बोलेंगे टैक्स सिस्टम, और कितना खर्चा कहाँ होगा। जैसे अभी देखो बजट अनाउंस हुआ तो सब कुछ बता दिया ना कि एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, हेल्थ पे कितना खर्च करेंगे, रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन पे कितना करेंगे, एग्रीकल्चर पे कितना करेंगे, तो हर एक का एक्सपेंडिचर बता दिया। और उसमें उसने ये भी डिटेल में बताया कि हम कितना कितना रिसिप्ट कहाँ से करेंगे, आपके पेट्रोल पे कितना % प्राइस बढ़ाएंगे, कहाँ पे कितना टैक्स लगाएंगे, जीएसटी कितना लगाएंगे, तो वो सब कुछ पॉलिसी में बना दिया, बताया आपको पूरा बजट अनाउंस करते टाइम। तो मेन हम क्या क्या बोलते हैं, एक बार यहाँ से ध्यान से देखना। पहली बात हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर। दूसरी बात हमने पढ़ी कि इसको क्या बोला जाता है, इसको सिस्टर पॉलिसी भी बोला जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी की सिस्टर पॉलिसी किसको बोला गया। सिस्टर मतलब दोनों के काम ही एक जैसे हैं। अब इसको कंट्रोल कौन करता है सर, इसको कंट्रोल करने वाला होता है आरबीआई। कौन करता है, ओ सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको कौन करता है, इसको करती है सर आरबीआई। ये हम आगे पढ़ेंगे अगले जब चैप्टर आएगा। इसी पॉलिसी को और बोला जाता है बजटिंग पॉलिसी। क्या बोला जाता है, बजटिंग पॉलिसी। इसी पॉलिसी का नाम दिया गया रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी या रिसीट एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। और इसी को क्या बोला जाता है, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो ये इसके तो बेसिकली पहले नाम ही नाम है। मैंने इसका आपको मेन ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। अब ये कितने प्रकार की होती है हम इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपके दिमाग में इतनी बात डाल दी कि फिस्कल पॉलिसी बेसिकली होती क्या है। तो आई होप कि ये बात तो समझ आई होगी कि फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब फिस्कल पॉलिसी सबसे पहले इंडिया में कौन लेके आया, सबसे पहले इसको इंडिया में कौन लेके आया, तो इंडिया में इसको लेके आया सर JM कीनर, KEYNER। तो JM कीनर इसको लेके आया आपकी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये कौन कौन से, जैसे आपको पता मैंने बताया था कि बजट 112 आर्टिकल में लिखा गया है। अब इसमें क्या होता है कि कितना पैसा कहाँ से जमा होगा, कहाँ से निकालना है, उसके लिए फंड बनाए जाते हैं, ठीक है गाइस। अब इसके हम लोग पहले टाइप पढ़ेंगे, लेकिन टाइप में आपको मैं एक्सपेंडिचर और इनकम में बारे के उसके दोनों का रिलेशन तो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके टूल्स क्या होते हैं, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब आपने फिस्कल पॉलिसी पढ़ तो लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है आपका इसका स्टडी करने का।
अब देखो इसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल इनकम है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सारा कुछ आज मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा अलग अलग एग्जाम में आए हुए। तो टूल्स क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से हम फिजिकल पॉलिसी के किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले एक तो हम मैनेज करते हैं जिसको बोला जाता है पब्लिक रिसीट्स, और एक होता है सर पब्लिक, बस ध्यान से सुनते जाना आप, एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी के जो मेन टूल्स होते हैं, क्या क्या इसके मेन उद्देश्य होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना। अब देखो उसमें दो ही चीजें कोई बात होगी, एक मैंने बोला था अपनी इनकम जनरेट करना, तो एक होता है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी, और पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेंगे ये भी आपको गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, कितना खर्चा कहाँ होगा और कितनी कमाई कहाँ से करेंगे ये भी आपको बता दिया। यही दो मेन टूल्स हैं। अब इसमें देखो कितनी सारी बातें आएंगी कि आपको समझ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ से कमाई करती है, क्या उनका सोर्सेज क्या होते हैं, किस तरीके से वो आपसे पैसा जनरेट करवाती है और किस तरीके से उसी पैसे को आगे वो एक्सपेंडिचर करती है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे के पूछा जाएगा, मुझे बताओ ये कौन सी सरकार की इनकम है कि खर्चे हैं, और उसमें भी कैपिटल है कि रेवेन्यू है। ये अब आपको समझना होगा आज के बाद। अगर आपकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल वीक है तो आपको मेरे पूरे लेक्चर देखने हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जब मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ करवाऊंगा आपको समझ आएगा कि आप चीज़ों को समझ के कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ के कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन रट्टा मार लिया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हर चीज़ को आप समझ के करोगे। तो अगर आपकी इकोनॉमिक्स वीक है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको ये मेरे लेक्चर देखने हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी के टूल्स की। इसके जो मेन टूल्स हैं वो क्या क्या हैं। मेन इसमें हम दो ही काम करते हैं, एक क्या करते हैं सर, एक हम पब्लिक रिसीट्स कितनी है और पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, कितनी आपने इनकम बनाई और कितना एक्सपेंडिचर है। अब हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से इनकम बनती है और कैसी कैसी इनकम होती है और किस किस तरीके से एक्सपेंडिचर होता है, कैसा कैसा एक्सपेंडिचर होता है और उसके एग्जाम्पल कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो, जो पब्लिक रिसीट्स होगा, कैसे कैसे पब्लिक गवर्नमेंट आपका इनकम जनरेट करती है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सर आपका रेवेन्यू, बस आज ध्यान से देखते हैं ना, इसके बाद तो आप कभी इसमें गलती नहीं करोगे। आपका इस कोई भी क्वेश्चन होगा खुद निकाल सकते हो कि कौन सी इनकम कैसी है। और एक होता है कैपिटल इनकम। रिसीट का मतलब क्या होता है, इनकम ही होता है, ठीक है, इनकम कैसे जनरेट करती है। तो एक होगा आपका कैपिटल इनकम और एक होगा आपका रेवेन्यू इनकम। एक बात तो ध्यान से देख लेना कि ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं होते, ये दोनों ही इनकम है। और मैंने ये नहीं बोला कि रेवेन्यू आपका कैपिटल का उल्टा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेवेन्यू का जो उल्टा होगा वो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है ये अब भी आपको पता चल जाएगा। रेवेन्यू इनकम ऐसी वो इनकम, सारी की सारी इनकम रेवेन्यू इनकम होगी जिसमें आपका क्या होगा, गवर्नमेंट में कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी एसेट चेंज नहीं होगा। नहीं समझ आई होगी। अब देखो पहले मैं कैपिटल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैपिटल इनकम कौन सी इनकम होती है सर, कैपिटल इनकम वो होती है जो भी गवर्नमेंट का क्या कर्ज इंक्रीज करेगी, जिसको बोलते हैं लायबिलिटी। ऐसा गवर्नमेंट कोई भी इनकम बनाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब कर्ज बढ़ जाएंगे। या ये भी बोल सकता हूं, या मैं ये भी बोल सकता हूं, या और मैं ये भी बोल सकता हूं कि उसका एसेट्स क्या होंगे, आपके एसेट डिक्रीज हो जाएंगे। गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी इनकम, गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी पैसा आया हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट का क्या हुआ होगा, इस लायबिलिटी मतलब उधार, कर्जा बढ़ गया हो, आपको ऐसा लगे, तो वो सारी की सारी इनकम कौन सी होगी, वो कैपिटल इनकम होगी। या दूसरी तरह मैं बोल सकता हूँ कि अगर उसमें एसेट कम हुए हो गवर्नमेंट के, तो वो जो इनकम बनेगी उसको मैं बोलूँगा कौन सी इनकम, कैपिटल इनकम। उसको मैं कौन सी इनकम बोलूँगा, कैपिटल इनकम। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि जुगाड़ लगाना, इस वर्ड से याद रखो कि जुगाड़ लगाना। जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा आया हो कोई जुगाड़ लगा के और उसके कर्ज बढ़ गया हो, जुगाड़ मतलब मान लो आपने किसी कंट्री से पैसा उधार लिया, तो आपने जुगाड़ लगा के ले तो लिया, लेकिन उस पैसा लेने से आपके ऊपर क्या बढ़ा,
भैया कर्ज बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, लेकिन जब भी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो हमेशा और हमेशा कैपिटल इनकम होगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब भी आपके ऊपर, आप एज अ गवर्नमेंट काम कर रहे हो, मतलब आप समझ लो गवर्नमेंट है, क्योंकि खर्चे तो गवर्नमेंट के ना, बजट और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की है। जब भी गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा ऐसा इनकम बनाने से, तो वो इनकम कौन सी होगी, कैपिटल। अगर एसेट्स कम हुए, एसेट्स क्या होते हैं, जितनी भी आपकी संपत्ति है, पैसों में हो सकती है, कोई चीज़ में हो सकती है, वो सारी की, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से होती है, सारी की सारी क्या एसेट्स हैं, अगर वो कम हो जाए तो भी मैं क्या बोलूँगा, वो क्या है, आपकी कैपिटल इनकम है। आई होप ये समझ आ गया होगा। और ऐसे वर्ड याद रख सकते हो, जो भी जुगाड़ लगा के इनकम बनाई जाती है, जिसको कल को आपको रिटर्न देना हो, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट में सेल कर दी, तो क्या हुआ, एसेट्स कम हुए ना। जब भी एसेट्स कम होंगे तो उसको भी कैपिटल इनकम बोला जाएगा। अच्छा, रेवेन्यू इनकम क्या होती है, रेवेन्यू इनकम होती है आपकी कोई भी चीज़ प्रॉफिट, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आया तो रेवेन्यू उसको बोलते हैं। इसका कैसे याद रखोगे, इससे क्या होता है, नो चेंज होता है। इसमें क्या होता है आपका, नो चेंज इन गवर्नमेंट लायबिलिटी, नो चेंज इन गवर्नमेंट लायबिलिटी एंड एसेट्स। जब गवर्नमेंट की लायबिलिटी, कोई भी कर्जा ना हो और ना ही कोई एसेट कम ज़्यादा हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। तो ये मैंने दो बातें अभी आपको बताई, लेकिन अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आएगा। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल छोटी सी बताता हूँ फिलहाल, अभी हम एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, गवर्नमेंट किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है, तो वो टैक्स से या नॉन टैक्स चीज़ों से भी वो रेवेन्यू जनरेट करती है। जहाँ तो वो टैक्स लगाती है या नॉन टैक्स तरीके से, दो तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है। टैक्स भी कैसे कैसे लगा सकती है, एक वो आपकी लगा सकती है डायरेक्ट टैक्स, और एक आपका वो लगा सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। अभी तक मैंने बोला कि हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मतलब फिस्कल पॉलिसी के मेन दो टूल्स क्या क्या होते हैं। तो दो हैं, वो क्या है, जहाँ तो वो गवर्नमेंट, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट रिसीट्स या पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कहाँ से इनकम जनरेट करना है, कहाँ से उसको इनकम रिसीव हो रही है और कहाँ पे वो खर्चा कर रही है। ये दो मेन टूल्स हैं जो उसके काम होंगे। मैंने बोला अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, पब्लिक रिसीट्स के बारे में, जिसमें हम लोग दो तरीके की इनकम जनरेट करते हैं। एक होती है आपकी रेवेन्यू इनकम, एक होती है आपकी कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको प्रॉफिट की बात होगी। अगर नहीं समझ आ रहा है ऐसे समझो, जब इसमें लायबिलिटी पे कोई चेंज ना आए और एसेट पे नो चेंज आए। मतलब आप ऐसे सोचना, कोई भी चीज़ आपको एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आप पहले सोचना क्या इससे सरकार के ऊपर कर्ज आया, नहीं आया, क्या इससे सरकार का कोई एसेट कम हो, नहीं आया। जैसे मैं बोलता हूँ टैक्स, जैसे आपने पेट्रोल पे जीएसटी टैक्स ले लिया, जीएसटी कैसा टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों, अभी आपको समझा दूंगा। तो जीएसटी लगाया, क्या गवर्नमेंट ने घर से कुछ दिया, नहीं दिया। टैक्स उल्टा गवर्नमेंट के पास गया तो इनकम उसकी जनरेट होगी। क्या गवर्नमेंट के कोई एसेट कम हुए इससे, भाई प्राइवेट कंपनी बेच रही है, प्राइवेट कंपनी उधर उधर लेके जा रही है स्टेट में कहीं कहीं, तो उसी के ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसका सिर्फ टैक्स ले रही है खाली फ्री का। तो इससे गवर्नमेंट को कोई ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है। इसका मतलब ये कौन सी इनकम है, ये रेवेन्यू है। मतलब जितने भी टैक्स होंगे, जितने भी टैक्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे गवर्नमेंट के, वो रेवेन्यू इनकम होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो इनकम का सोर्स है वो टैक्स ही होता है। और कैपिटल सर वो सारे इनकम होंगे जहाँ पे भी आपको लगेगा कि गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ गया, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो गई। जैसे इंडिया, आपको पूछा जाए कि इंडियन रेलवे प्राइवेट हो गई, तो ये कौन सी इंडिया की कौन सी इनकम है सरकार की, भाई जब उसने प्राइवेट करके बेच दिया, पैसा तो उसके पास आया। मैंने बोला क्या सरकार की लायबिलिटी बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी, कोई कर्जा तो नहीं बढ़ा ना, पैसा उल्टा आया। लेकिन गवर्नमेंट के एसेट्स कम हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के एसेट कम हुए हैं। जो भी रेलवे संपत्ति है वो सारी की सारी चली गई। जब एसेट कम हुए तो मैं बोलूँगा वो जो पैसा आके जो इनकम बनी है ना, वो क्या है, वो कैपिटल इनकम है। तो आपको दिमाग में सोचना है कि लायबिलिटी बढ़े या एसेट कम हो, बस दो वर्ड याद रखे और आपको ये दोनों की दोनों कवर होगी। रेवेन्यू इनकम वो सारी इनकम होगी जिसमें भी टैक्स की बात होगी, जिसमें भी आपकी टैक्स की बात होगी, वो सारी की सारी कौन सी इनकम होगी, वो सारी की सारी रेवेन्यू
इनकम होगी। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ छोटी छोटी, फिर हम बढ़ेंगे किस पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो आई होप यहाँ तक आप थोड़ा सा क्लियर हो पाए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या हम सीखना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि कैसे आप सोच सकते हो कि कौन सा इनकम कैसा है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, चलो इसको भी समझ लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ पूरी, ठीक है। फिर मैं आपको एग्जांपल दे दे के समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का होगा। जिस प्रकार आपका क्या था, रेवेन्यू था, इसी प्रकार आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और दूसरा आपका कौन सा होगा, दूसरा आपका कैपिटल रेवेन्यू होगा, एक्सपेंडिचर होगा। उसमें रेवेन्यू इनकम थी, कैपिटल इनकम थी, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल। इनकम एक्सपेंडिचर का अपोजिट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर का अपोजिट होता है, ना कि रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। इनकम आपस में कभी अपोजिट नहीं होंगे। अब दोनों को सर कैसे याद करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से एक ट्रिक को याद रखना। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये वो सारे एक्सपेंडिचर होंगे जिसमें गवर्नमेंट का पैसा गया, ठीक है। अगर पैसा गया तो गया, अगर एक बार पैसा चला गया तो चला गया, आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। और ये वो पैसा होता है जिसमें आप बोल सकते हो ओ फॉर रिटर्निंग। अब छोटे छोटे पॉइंट ये याद रखना, बस इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है ना कि ये गवर्नमेंट ने किसी को सब्सिडी दिया, तो वो कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो अब बच्चों को कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा कि वो एक्सपेंडिचर भी है लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू की वो कैपिटल है। पहली बात, अगर मैं बोलता हूँ पैसा गया तो गया, आने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, इसमें कोई होप नहीं है, नो होप फॉर रिकवरी। अगर ऐसा हुआ, ऐसा खर्चा हुआ, तो उसको बोला जाएगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर पैसा आने की उम्मीद हुई, आपने खर्चा तो करा लेकिन उससे पैसा आने की उम्मीद है, तो वो कौन सा होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब मैं धीरे धीरे एग्जांपल लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आप सारी की सारी नोट डाउन करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार बता देता हूँ, पब्लिक रिसीट्स कौन कौन से होते हैं। पब्लिक इनकम वो सारी इनकम होगी जो हम दो तरीके से कमाएंगे, एक होगा सर रेवेन्यू इनकम, एक होगा कैपिटल। क्वेश्चन पूछा जाएगा रेवेन्यू कैपिटल में कौन कौन सा इनकम क्या है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटी छोटी बातें याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप कैपिटल को याद ऐसे करोगे कि कैपिटल होता है कुछ भी खर्चा करने, है ना, कुछ भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। आप बोलोगे कैपिटल इनकम वो सारी की सारी इनकम होगी जहां गवर्नमेंट को पैसा आएगा, लेकिन आएगा किस तरीके से, वो या तो गवर्नमेंट की कर्जदारी बढ़ा देगा या उसके एसेट्स कम कर देगा। मतलब गवर्नमेंट के लिए घाटा है, एक तरह से बोल सकते हो घाटा ही समझ सकते हो, जुगाड़ का पैसा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फ्री में इनकम कमा लिया, प्रॉफिट कर लिया, उसको बोलता है रेवेन्यू। इसमें ये ध्यान रखना, इनकम तो होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा, लेकिन गवर्नमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो उसकी लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर, ना तो कर्जा आएगा, और ना ही उसके एसेट कम होंगे। और ऐसा हुआ तो उसको मैं बोलूँगा रेवेन्यू इनकम। दो बातें होगी। अब बोला गया कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल क्या क्या है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसमें एक बार आपने खर्चा कर दिया। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चे करना। आपने एक बार खर्चा कर दिया, वो वापस नहीं आएगा। अब मैं बोलूँ, आपको बोलूँ कि अपने अपने आपने आपने क्या किया, आर्मी के जवान को पेंशन दिया, मुझे बताओ ये कौन सी इनकम है। तो आंसर होगा सर ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू है। क्यों रेवेन्यू है भाई, अगर आपने आर्मी के जवान को पेंशन दे दिया, क्या रिकवरी में कुछ मिलने वाला आपको, उसमें कोई टैक्स देने वाला है आपको, कुछ नहीं मिलेगा ना। तो वो सारा कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी को सब्सिडी दे रहे हो, वो क्या है सारा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर पैसा लगा के कुछ वापस आएगा, जैसे आपने एग्रीकल्चर फील्ड में खर्चा करा, जैसे मान लो आपने एग्रीकल्चर फील्ड में खर्चा करा, तो उसके बदले में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। कैसे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएगा, वो फसल आपको ज़्यादा से ज़्यादा देगा, और इंडिया में क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर में पैसा डाला जिसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, तो रिकवरी में उसको आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट होगा, इसके प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपने कोई आपने मान लो कोई सरकारी बड़े स्कूल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सरकारी स्कूलों में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो सरकारी स्कूलों में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या
है तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन कैसा एक्सपेंडिचर है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों भाई? सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करोगे, लोग वहाँ से ज़्यादा पढ़ेंगे, देश की तरक्की होगी। तो इससे तरक्की होने से क्या होगा? इसकी तरक्की होने से वापस में आपके कंट्री में डेवलपमेंट होगी। अगर डेवलपमेंट हुई मतलब रिकवरी में आपको फ्यूचर में इसका फ़ायदा मिला, जब ये रिकवर हो गया सारा, तो उसका मतलब ये क्या था आपका? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाओ, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। और टैक्स और नॉन टैक्स का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये हम अगली क्लास में करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देता हूँ इसमें। जैसे आपको पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अपोजिट है, उसमें क्या हो रहा था आपका? और फाइनेंशियल जो लाइबिलिटी है वो क्या हुई थी? वो इंक्रीज होती, इसमें डिक्रीज होंगी। और आपका दूसरा क्या चीज़ थी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के साथ? एसेट, और इसमें एसेट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप बोलोगे ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। कौन से वाले हैं ये एक्सपेंडिचर? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे सरकार को कोई फर्क ना पड़े, कोई संपत्ति कम ज़्यादा ना हो, लाइबिलिटी कम ज़्यादा ना हो, उसको बोलते हैं कौन सा? रेवेन्यू। तो ऐसे समझ सकते हो, जो पैसा गया तो गया, वापस नहीं आएगा, उसको बोला जाता है क्या? उसको सबको बोला जाएगा रेवेन्यू। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होगा सरकार का जो पैसा वापस आने की किसी न किसी तरीके से उम्मीद होती है, उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको मिलता है। अब एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इसके आंसर आप मुझे बताते जाना। चलो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लो 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया गवर्नमेंट ने। क्या किया? 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया। तो मैं पूछूं क्या है ये? आप बोलोगे सर लोन लिया, पैसा आया, इनकम तो बनी है, लेकिन कैसी है? कैपिटल की एक्सपेंडिचर। फिर आपने दिमाग में सोचा सर लोन लिया है तो गवर्नमेंट को वापस भी करना है, इसका मतलब कर्जा बढ़ा है। जब कर्जा आपका बढ़ जाता है, तो जब कर्जा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल इनकम। क्या बोलते हैं? अभी बताया मैंने, कर्जा बढ़ना, एसेट कम होना, तो वो बोलते हैं कैपिटल इनकम। खर्चे की बात होगी तो उसमें आपका कर्जा कम होगा और एसेट बढ़ जाएंगे। दोनों का उल्टा होता है, तो दो ही बातें याद रखनी है। फिर आपने बोला सर गवर्नमेंट ने पेड करा हाफ ऑफ द लोन। गवर्नमेंट ने पेड कर दिया, मतलब अपना जो लोन लिया था उसमें से आधा उसने पेड कर दिया। तो ये क्या होगा सर? पेड करा है तो खर्चा क्या हुआ सर आपका? वो एक्सपेंडिचर बना, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ने पेड किया है तो पैसा गया तो खर्चा तो हुआ, लेकिन कैसा खर्चा है? आपने बोला कि जब गवर्नमेंट ने पेड किया होगा तो क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी और एसेट पे फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। आपके एसेट्स क्या हुए होंगे? एसेट्स आपके बढ़ गए होंगे, पैसा थोड़ा कम होगा, मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऐसे बोल सकते हो कि भाई आपकी जो लाइबिलिटी है, ऐसे समझ सकते हो कि सर लाइबिलिटी तो कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो उधार था वो थोड़ा कम हुआ। जब उधार कम होता है तो क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर होता है। और कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत अच्छे से बना सकते हो आप अगर आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। तो आगे बोल रहा है कि गिव गोल्ड एंड गेट मनी। गवर्नमेंट ने गोल्ड दिया, जो उसके खजाने में गोल्ड पड़ा था वो दिया, उसके बदले में पैसा लिया। तो मुझे बताइए ये क्या होगा? सर पैसा लिया तो इनकम तो बनी, लेकिन कैसी इनकम बनी? जुगाड़ वाली इनकम बनी। भाई कुछ दिया लोन, आपके एसेट कम करे, आपका लाइबिलिटी बढ़ा दी, क्योंकि जब आपने एसेट कम कर दिए तो इनकम तो आपने बना दी, लेकिन आपने एसेट कम करके बनाई। जब एसेट कम होते हैं, क्योंकि गोल्ड एक एसेट था ना, एक संपत्ति थी गोल्ड की, उसकी सरकार की, तो ये कम करे। जब एसेट कम होंगे तो इस तरह की इनकम को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाएगा सर कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम वो इनकम होगी जिससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना तो कर्जा आना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट की कोई संपत्ति कम होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ जितने भी टैक्सेस लेती हैं गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्ट करती है, तो ये टैक्स सारे के सारे क्या होते हैं? रेवेन्यू होते हैं। लिखवाया भी है ऊपर मैंने, कल आपको मैं समझा दूंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। तो टैक्स जितने भी होंगे, कहीं पे भी टैक्स लगाया जाए, जीएसटी टैक्स हो, कुछ भी हो, वो सारे क्या होंगे? आपकी सरकार की रेवेन्यू इनकम है, ये सरकार की इनकम होती है। अच्छा, गवर्नमेंट टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लिया, तो भैया आरबीआई से लोन लिया तो वापस भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की अपनी थोड़ी चलेगी, जब मन करे पैसा निकालो लो, खर्च करो अपनी पर्सनल। तो लोन लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ी है गवर्नमेंट की, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमेशा क्या होता है? इनकम होती है कैसी? कैपिटल। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब इनकम तो है, पैसा तो आ गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन आपको एज अ गवर्नमेंट ट्रीट करना अपने आप को। जैसे आपने पैसा तो ले लिया, लेकिन आप सोचो आपके ऊपर क्या कर्जा बढ़ा। जब कर्जा बढ़ गया तो उसको मैं बोलूँगा ये क्या था आपका? ये आपकी इनकम थी, लेकिन कैपिटल वाली।
एग्ज़ाम फ़ी रिसीव करी आपने, एग्ज़ाम के लिए आपने फ़ी ली, जैसे आप फॉर्म भरते हो आप फीस देते हो ना, तो ये क्या है, सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, तो उसके पास एक पैसा आया तो वो रेवेन्यू इनकम होगी, वो रेवेन्यू इनकम होगी। एग्ज़ाम फी जितनी भी आपकी ली जाती है वो सारी की सारी क्या है, वो रेवेन्यू इनकम है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई संपत्ति कम हुई, ना ही कोई बर्डन बढ़ा। उसको आपको पैसा वापस थोड़ी देना है, पैसा तो वापस नहीं देना उसको, ठीक है। चलो आगे क्या होगा, जिसमें मैं बोलता हूँ सर डिस इन्वेस्टमेंट। मैं आपको समझा देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो। सर डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी शेयर बेचना स्टार्ट कर देती है, प्राइवेट करती है। तो ऐसे केस में आप खुद समझना कि इसमें क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, गवर्नमेंट के एसेट कम ज़्यादा हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम ज़्यादा हो रही है, क्या हो रहा है, वो इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, लेकिन कैसा है ये आपको मुझे बताना है। इतना भी बताता हूँ ये इनकम है, लेकिन कैसा इनकम है ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे की सारे क्वेश्चन एग्जाम में, थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज चेंज करी है, क्वेश्चन यही एग्जैक्टली एग्जाम में आए हैं। तो बेसिकली आपको अगर समझना है कि कैसी इनकम है, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी दो बातें याद करनी पड़ेगी। इनकम तो समझ आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आना, ठीक है, पैसे का आना, वही तो इनकम होती है। लेकिन आने के भी दो तरीके, एक जुगाड़ से आएगा और एक सीधा सीधा आएगा। जब सरकार को अपने कर्ज नहीं बढ़ेंगे, अपने नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस उसको कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति पे लॉस नहीं होगा, उस तरह की जितनी भी इनकम होगी वो सारी रेवेन्यू इनकम होगी। लेकिन अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कर्ज बढ़ जाएगा, एसेट्स कम हो जाएंगे, ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे कि ऐसी वाली इनकम तो बना ली, लेकिन कौन सी, कैपिटल है, जिसको बोलते हैं जुगाड़ वाली इनकम। एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है, या तो रेवेन्यू होगा या तो कैपिटल होगा। फिर आपको बोला रेवेन्यू में तो कुछ भी नहीं होता है, सरकार को कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन इसमें जो पैसा जाता है वो गया, वो वापस नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेंशन वगैरह का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर वगैरह भी आपको बताया, एक्सपेंडिचर की एग्जांपल मैंने नहीं ली ना, अभी चलो एक आदमी में ले लेता हूँ एक्सपेंडिचर वाली भी। हाँ ली थी एग्जांपल, आई थिंक कहाँ गया, हाँ ये ली थी ना, जब पेड किया खर्चे, तो कैपिटल कौन सा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ पेंशन दी या सब्सिडी दी, जितनी भी सब्सिडी होगी, तो ये सब्सिडी देने का मतलब क्या है, सरकार के पास वापस थोड़ी आएंगी ये, तो ये सारी कौन सी है, ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अगर ये आपको आज की क्लास इतनी समझ आ गई हो तो इट मीन्स कि आप इतना सीख गए हो कि गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे कैसे आता है और कैसे कैसे वो खर्चे करती है। कल की क्लास में हम टैक्स से स्टार्ट करके थोड़ा सा टैक्स पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, फिर टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी अब कुछ अगर बच गया इसमें वो भी मैं देख लूँगा। और आई होप कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बेसिकली मैंने आपको इसका आज फिस्कल पॉलिसी का मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया कि फिस्कल पॉलिसी क्यों लाई जाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये फिस्कल पॉलिसी, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया, टैक्स का क्वेश्चन था, फिस्कल पॉलिसी को क्या क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगली बात हमने ये समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से इसके टूल्स होते हैं, कैसे कैसे फिस्कल पॉलिसी काम करती है। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करी। और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको मुझे आंसर बताना कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऐसे बोल दूंगा मैं, चलो मुझे बताओ आप, टैक्स ऑन कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता है, बाहर से सामान आता है वहाँ पे टैक्स लगता है, तो वो कौन सा होता है, वो सरकार की क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या है। ये दोनों आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर क्या होंगे। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आज के बाद आप लोग इन चीज़ में कभी गलती नहीं करोगे, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सी इनकम और कौन सा रेवेन्यू, कौन सा कैपिटल है। और कैपिटल रेवेन्यू में भी आज आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।